यूजेस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर हम इसको कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ऐसा फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब हमें पता था कि आप इट यूजेस मल्टीपल फंक्शंस विद अ सेम नेम। नहीं, सबसे पहला इसका यूज और सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इट यूजेस मल्टीपल फंक्शंस विद अ सेम नेम। मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस या एक से ज्यादा फंक्शंस को सेम नेम के साथ ज्यादा आसानी से इस्तेमाल करवा सकता है। तो बेसिकली ये क्यों करवा रहा है, इससे फायदा क्या होगा? इट इज इजी टू रिमेंबर। ऑब्वियस सी बात है, इसको याद रखना ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि एक ही फंक्शन का नाम, आपको हर फंक्शन के लिए अलग अलग नाम लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। आप एक ही जैसे नाम के काफी सारे फंक्शंस बना रहे हैं, व्हिच इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आसानी पैदा कर रहा है तो इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। एक ही बात है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो आसानी से हमें आसानी होती है समझने में। क्यों? क्योंकि एक ही फंक्शन एक ही नाम के साथ इस्तेमाल कर रहा होता है। और इनहांस द रीडेबिलिटी मींस ये रीडेबिलिटी को इनहांस कर देता है, यानी कि अपडेट कर देता है या अपग्रेड कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि ये रीडेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है, इसलिए ग्रोथ अप हो जाती है कि इसको पढ़ना ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब आपके लिए भी सिंपल सी बात ये कि अगर मैं कहूं 50 फंक्शन है, 50 के 50 को अलग अलग नाम से याद रखना है, व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। मैं कहता हूं 50 का सेम नाम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आसानी होगी समझने में भी और याद रखने में भी। ठीक है, सो इसको कोई फंक्शन का प्रोग्राम कर लेते हैं। मेरे ख्याल पहले हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में किया है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा देता हूं। मेरे ख्याल आपकी बुक में भी शायद किया हुआ इस तरह का प्रोग्राम, मैं बता देता हूं। देखिए, ये स्टेप्स याद रखिएगा, मैं आगे पूछूंगा, रिकॉल करवाऊंगा स्टेप्स। देखिए, एग्जांपल है या एग्जांपल कोड है। देखिए, लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन का जो नाम है वो आपने रख लिया। आप दो फंक्शंस को का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो पहले फंक्शन का नाम रख लिया आपने prod। क्या रख लिया? prod। और उसके अंदर दो नंबर ऑफ पैरामीटर्स रख लिए, यानी कि int a और int b। दो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसी तरह आपने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम भी क्या रख लिया? prod। और उसके अंदर आपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो दो रखे, लेकिन डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आपने चेंज कर दी। यानी यहाँ पर इंटीजर है तो यहाँ पर क्या आ गया? फ्लोट। फ्लोट सी एंड फ्लोट डी। ठीक है, हमने नाम भी चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग वैल्यूज पास ऑन करवानी है, ए और बी नहीं रखेंगे और सी और डी रखेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे हमने इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है तो हम एक न्यूट्रल वैल्यू बना लेते हैं, न्यूट्रल आर्गुमेंट ले लेते हैं, न्यूट्रल डाटा टाइप ले लेते हैं या वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने रख लिया यहाँ पे एम। ठीक है, इंट एम। अब m के अंदर आपने क्या कहा? m के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, यानी कि a और b के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो मल्टीप्लाई होकर आ जाए और वो इसको प्रिंट करवा दें, यानी कि सी आउट में सिंपली वो किसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दें? m की वैल्यू। सिंपल, पहली चीज हो गई। सेम फंक्शन सेम चीज आपने इसमें परफॉर्म करवानी है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज थी, अब इसमें क्या आ रही है आपके पास? फ्लोट वैल्यूज। तो वही चीज इंट, हम यहाँ पे भी फंक्शन वही बना ले, इंट m। आपकी मर्जी है, अगर आप m बनाना चाहते हैं m भी बना सकते हैं, या कोई और फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं तो और भी रख सकते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, m के अंदर फिर किसकी वैल्यू आ गई? a इज इक्वल टू, अच्छा हम कोई और बना लेते हैं, सपोज m की जगह हम n लिख लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय d, क्योंकि ऊपर a और b मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे क्या होगा? c और d। और सिंपली अगर वो क्या प्रिंट करवा देगा? c आउट में जाके n की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। क्लियर हो गया?
अब ये तो हो गया फंक्शन को आपने डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब हमने फंक्शन के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लेने हैं क्योंकि व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपने दो दिए, मैं यहां पे बना रहा हूं, वैसे आपके नीचे बना रहे हैं, ठीक है। इंट मेन फंक्शन के पास गए, क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन करा है, सबसे पहले इधर आएगा। नेक्स्ट सपोज आपने दो फंक्शंस, चार फंक्शन बनाए थे ना, इंट a और b, ये वेरिएबल यहां डिक्लेयर हो गया। इसी तरह प्लॉट c और d, मेक श्योर कि c और d में फ्लोटिंग वाली वैल्यू आनी चाहिए और इंटीजर में विदाउट फ्लोटिंग वाली वैल्यू आनी चाहिए, कि इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। हमने यहां पे वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया। a की वैल्यू कोई भी बोले, कोई वैल्यू बोले 5, b की वैल्यू बोले 23, इसी तरह c की वैल्यू बोले हाँ फ्लोट 4.2 एंड b की वैल्यू बोले 3.9। ठीक है जी। अब पहली वैल्यू क्या होगी आपके पास 5 और b कितनी होगी 23। वो खुद ब खुद समझ जाएगा, क्यों? क्योंकि रीजन इज दैट आपने a को डिक्लेयर किया है इंटीजर के अंदर और b को भी किस में डिक्लेयर किया है इंटीजर के अंदर, और c किस में आ रहा है आपके पास फ्लोट में और d भी किस में आ रहा है फ्लोट में। तो इसलिए हमने फ्लोट वाली वैल्यूज ली। ठीक है। अब ये वैल्यूज पास ऑन होगी। अब पास ऑन होने के लिए इसको फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। पास कैसे करवाएंगे? पहले फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या रखा था आपने? प्लॉट। और फंक्शन के अंदर किसको कॉल करवाना चाहते हैं? a और b को पहले वैल्यू भेजना चाहते हैं, पास ऑन करवानी है, तो a और b चला जाएगा। इसी तरह फिर फंक्शन को दोबारा कॉल करवाएं, c और d की वैल्यू को पास ऑन करवा दें। ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन का ओवरलोडिंग बन गया। अब देखिए बना तो लिया, इसको चलाना कैसे है, मेन चीज ये आती है। सबसे पहले कंट्रोल किसके पास आता है? मेन फंक्शन के पास। वो कहेगा इंट मेन में एंटर होने के बाद सबसे पहले वो क्या पकड़ेगा? a को और फिर b को। अब a और b, a की वैल्यू क्या है इंटीजर में और b की वैल्यू क्या है इंटीजर में। फिर वो नीचे आएगा, वो कहेगा स्लॉट में क्या पड़ा हुआ है c और d। फिर नीचे आके वो वैल्यू कैरी कर लेगा, a को रख लेगा 5, ये 23 एंड समथिंग अप टू सॉल्व। और जैसे वो यहां पर जाता है फंक्शन यहां पर क्या हो रहा है? कॉल। कॉल कहां पर हो रहा है फंक्शन? सबसे पहले वो देखेगा a और b, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, a और b के बराबर है। ठीक है। तो a की वैल्यू तो उसने कैरी की हुई थी 5 और b की वैल्यू क्या कैरी की हुई थी 23। तो यहां पर आकर वो क्या कर देगा? 5 को मल्टीप्लाई करवा देगा 23 से। कितने हो गए? 115 ना, 23 5 आर 115 हो गए ना, 20 पंजे 100। ठीक है। तो 115 आ गया, वो किस में प्रिंट करवा देगा? यानी कि सी आउट एम में क्या प्रिंट करवा देगा? 115। फिर वो नीचे आता है फ्लोट वाली सी। अब सी की वैल्यू इसमें कैरी की हुई थी 4.2 और ये क्या था 3.9। इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो एन में वैल्यू प्रिंट करवा देगा फ्लोट। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन ओवरलोडिंग। मींस ये एडवांटेज ये है कि रीडेबिलिटी को आसान कर देता है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है। और इजी टू रिमेंबर होता है, इसको याद रखना ज्यादा आसान है। जो मैंने 3 स्टेप्स बताए हैं याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि दोनों का नाम सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, सिर्फ डाटा टाइप्स डिफरेंट आपने रखी है और आर्गुमेंट्स भी पास हम करवा दिए। अब आपकी मर्जी है इसके अंदर आप कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक और चीज कर देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मुझे फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फंक्शन का नाम भी सेम चाहिए, लेकिन फिर आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। मींस आप यहां पे एक और चीज कर दें कि मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स सपोज इंट c इंट d एंड इंट e। अब देखिए 3 हो गए ना, इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये इससे डिफरेंट हो गया। किसी तरीके से अगर डिफाइन करना है ना, नाम तो हमने सेम रख लिया, तो फिर नंबर ऑफ जो फंक्शन कॉल हो रहा है जहां पे जाके इसको भी चेंज कर देंगे c d एंड e और यहां पर e की वैल्यू भी पास ऑन करवा दें क्योंकि वो इंटीजर में है, तो फिर इनकी जरूरत नहीं है 4 3 एंड 9 अप टू 100। ठीक हो गया। तो ये इससे पहचानेगा नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। क्लियर हो गया? इससे भी समझ आ गई? हां जी।